है ना। बट उसमें भी क्या फर्क आ रहा था, एक में हाँ मिथिल ग्रुप लगा था, दूसरे में इथिल, मतलब वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी एक फैक्टर पिक्चर में आया। तो हमने 2 ऑर्डर लिखे थे। क्या ऑर्डर लिखा था कि हमने, हाँ 2 डिग्री ग्रेटर देन, हाँ 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। ये किसके बारे में था, ये जब मिथिल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि स्मॉलर अल्किल ग्रुप। और एक था 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, जब एक बड़ा ग्रुप लगा है, लाइक लेट्स से इथिल ग्रुप या प्रोपिल भी लग सकता है। ठीक है, तो ये अपन लिखे थे। इसका एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए अपन 3 फैक्टर को रेस्पॉन्सिबल मान रहे थे। पहला फैक्टर था प्लसाई इफेक्ट, दूसरा फैक्टर था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए अपन ने बात की थी ना कि जब अमाइन, कोई भी अमाइन हो, वो 1 डिग्री अमाइन हो या वो 2 डिग्री अमाइन हो या वो 3 डिग्री अमाइन हो, तीनों ही वाटर में जाने के बाद, वाटर में जाने के बाद क्या कर रहे थे, इनका अमोनियम आयन बन रहा था। उसी की तो स्टेबिलिटी की बात हो रही है ना। OH नेगेटिव लिबरेट किया इन्होंने, तभी तो बेसिक है। पर साथ में हो क्या रहा था, इसका H इन्होंने गेन किया, तो ये क्या बन गया था, RNH3 प्लस, ये बन गया था R2NH2 प्लस, और ये बन गया था R3NH प्लस। यही ऐसे कुछ था। अब ये कितना स्टेबल रहेगा उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा ज्यादा बेसिक है। तो पहले फैक्टर में यानी कि अल्किल ग्रुप जिसमें ज्यादा है वो हमारा 3 डिग्री था, तो उस हिसाब से 3 डिग्री इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री, ये हम लिख लिए थे। राइट, फिर बात हुई थी ना कि 1 डिग्री बोल रहा था कि मेरे पास एक आर है पर मेरे पास हाइड्रोजन तो 3 है, तो मैं 3 बॉन्ड बनाऊंगा किसके साथ, हाँ वाटर के साथ, तो मैं वैसे स्टेबल हो जाऊंगा। तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाने वाला है, 1 डिग्री वाले अमाइन का बना हुआ अमोनियम कैटायन। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, 1 डिग्री अमाइन का बनाया हुआ अमोनियम कैटायन, ये है 2 डिग्री का बनाया हुआ अमोनियम कैटायन, और ये है 3 डिग्री का बनाया हुआ अमोनियम कैटायन। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन किसमें दिख रहा है आपको, 1 डिग्री वाले में, तो वो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा पानी के साथ, तो दैट विल बी मोर स्टेबल। तो उस हिसाब से 1 डिग्री was more basic than 2 डिग्री was more basic than 3 डिग्री। यहां तक हुआ था हमारा। इससे क्वेश्चन आता है 100%। या तो एमसीक्यू आएगा, 4 अलग अलग अमाइंस दिए होंगे, पूछेगा कौन सा सबसे ज्यादा बेसिक है, या तो 4 अमाइंस दे देगा, बोलेगा ऑर्डर बताओ इनका बेसिसिटी का, जैसे मैंने बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दिया था टेस्ट में आपको। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज से या एसिडिटी बेसिसिटी से क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। समझ रहे हो क्या, अरे हाँ या ना। ठीक है, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अंदर सरक जाओ थोड़ा सा। ये 2 फैक्टर हो गया था हमारे। एक तीसरा फैक्टर बचा है जिसका नाम क्या था, स्टेरिक हिंड्रेंस। वो फैक्टर अपन लिखे नहीं थे, है ना, उसको लिखना और समझना बचा हुआ है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट क्या लिखे थे मुझे बताना, व्हाट वाज द लास्ट लाइन। हाँ, और उसका ऑर्डर नहीं लिखे थे क्या, 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। हाँ वो तो हो गया था, उसके बाद फिर ये भी तो लिख लिए थे ना, 1 डिग्री 2। हाँ चलो, तो लास्ट आपने जो सेंटेंस लिखा था वो ये था कि सबसे ज्यादा एटम, हाइड्रोजन एटम ऑन, ग्रेटर दी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन एन एटम, ये लिखे थे। ग्रेटर दी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन नाइट्रोजन एटम, मोर स्टेबल इज दी अमोनियम कैटायन। यहां तक हो गया था। देयरफॉर नीचे लिखना, देयरफॉर तू तो लिखता ही नहीं ठीक से ना, तो भूमिका कॉपी दिखा। ये तो लिखा है, स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम कैटायन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड्स अपॉन दी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम। तो सबसे 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री। हाँ तो वो ऑर्डर कहाँ लिखा है, ये कैसे लिखी है, इसको घर जाके लिखवाया था क्या अलग से। और ये हाइड्रोजन एटम H2 ऐसा कौन लिखता है। अरे आपको नहीं समझना है, पेपर कौन चेक करेगा। नहीं लिखोगे उस टाइम भी यही आएगा, उस समय भी यही लिखोगे। साल भर जब यही लिखे हो तो उस दिन कैसे ये लिख दोगे।
मेरे को बताओ पहले। और वहां ऊपर भी H2O ऐसा है? ये भगवान, अच्छा कॉपी ले लिया मैं आपकी। हालत खराब है पूरा बैच का। हाँ चलो, नेक्स्ट अगले नेक्स्ट टाइम में लिखना। In case of ammonium cation, in case of ammonium cation, in case of ammonium cation derived from 3-degree amine, in case of ammonium cation derived from 3-degree amine, there is some steric repulsion, there is some steric repulsion, there is some steric repulsion to hydrogen bonding, to hydrogen bonding, to hydrogen bonding, and hence stability further decreases, and hence stability further decreases, and hence stability further decreases. ठीक है, मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड वैसे भी एक ही बन रही थी, पर ये 3 बल्की ग्रुप के कारण जो आर आर लगे हैं, इनमें स्टेरिक रिपल्शन भी हो रहा है, जिसके कारण ये हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ी और डिस्टर्ब हो जा रही है। एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था ना, ये 3 बना रहा है, पर इसके पास तो एक ही ग्रुप है तो ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा नहीं, पर जितने नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप होंगे उतना स्टेरिक हिंड्रेंस भी होगा। ऊपर से अगर बड़ा ग्रुप है, हमने मिथिल लगाया था, बाद में इथिल लगाया था ना, ये दोनों ऑर्डर जो लिखे हुए हैं ये वाले, ये एक बार मिथिल लगा के ऑर्डर ऐसा था और इथिल लगाए तो ऑर्डर ऐसा हो गया। यानी आप देख रहे कि 3 डिग्री की स्टेबिलिटी कम हो गई, उसका बेसिक नेचर जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। पहले वो 1 डिग्री से 1 डिग्री, पहले 1 डिग्री ज्यादा बेसिक था, राइट? अब कौन ज्यादा बेसिक हो गया आपका? 3 डिग्री 1 डिग्री से ज्यादा बेसिक हो गया है, ठीक है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें ज्यादा हो रहा है। उस केस में आपका जब जहां पर अल्किल ग्रुप ज्यादा था, उस समय 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल था, ज्यादा बेसिक था। बट क्या जहां अल्किल ग्रुप बड़ा हो जाएगा वहां पे 3 डिग्री की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बेसिसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो नीचे लिख रहा हूं, इफ दिस अल्किल ग्रुप इज स्मॉल, if the alkyl group is small, if the alkyl group is small, that is CH3, that is CH3, that is CH3, comma, there is no steric hindrance, there is no steric hindrance, there is no steric hindrance to hydrogen bonding, to hydrogen bonding. In other words, the stability due to hydrogen bonding, the stability due to hydrogen bonding, in other words, the stability due to hydrogen bonding predominates over the stability due to hydrogen bonding predominates the stability due to plus I effect, due to plus I effect of the CH3 group, due to plus I effect of the CH3 group, and hence 1 degree amine, and hence 1 degree amine, and hence 1 degree amine is a stronger base than 3 degree amine, is a stronger base than 3 degree amine, is a stronger base than 3 degree amine. Hence the order follows, hence the order follows, ये वाला ऊपर वाला ऑर्डर लिख लेंगे, 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, जब मिथिल होगा तो।
जब मिथिल होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो उस केस में जिसका ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इथिल के लिए लिखना नीचे, इफ द अल्किल ग्रुप इज बिगर देन मिथिल ग्रुप, if the alkyl group is bigger than, if the alkyl group is bigger than methyl group, if the alkyl group is bigger than the methyl group, there will be some steric hindrance, there will be some steric hindrance, there will be some steric hindrance to H bonding, hydrogen bonding, to hydrogen bonding. There will be some steric hindrance to hydrogen bonding. Full stop. As a result, stability due to plus I effect, stability due to plus I effect, stability due to plus I effect predominates over the stability due to hydrogen bonding, stability due to hydrogen bonding, and hence 3 degree becomes, more basic than 1 degree. 3 degree becomes more basic than 1 degree. 3 degree becomes more basic than 1 degree. Hence the order follows. 2 degree, well, second order लिख लो, 2 degree greater than 3 degree greater than 1 degree. ठीक है, मतलब अपन ये बोल रहे हैं कि जो 3 फैक्टर है, एक है प्लस आई वाला, दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, और तीसरा है स्टेरिक हिंड्रेंस, जो कि तभी पिक्चर में आएगा जब हमारा अल्किल ग्रुप क्या है, बड़ा है। छोटे अल्किल ग्रुप में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। मतलब देखो, स्टेरिक हिंड्रेंस से हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो रही है, तो अगर ग्रुप बड़ा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल C2H5 अगर ग्रुप बड़ा है तो वहां स्टेरिक हिंड्रेंस होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, तब अपन किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, प्लस आई इफेक्ट के रेस्पेक्ट में। तभी हमने लिखा है कि अगर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो प्लस आई इफेक्ट का इफेक्ट प्रीडोमिनेट करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इफेक्ट को, और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल प्रीडोमिनेट प्लस आई इफेक्ट। इसलिए दोनों में 2 डिग्री तो सबसे ज्यादा है ही, ये तो अपन उस दिन बात कर लिए थे ना कि एक में 1 डिग्री सबसे लोएस्ट में है, दूसरे में 3 डिग्री सबसे लोएस्ट में है, दोनों में 2 डिग्री बीच में है, इसलिए 2 डिग्री हाईएस्ट है बेसिसिटी में। बस बात किस में आ रही है, 1 डिग्री और 3 डिग्री में, कि कौन ज्यादा बेसिक है। तो जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस है ना, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तब हाइड्रोजन बॉन्ड के रेस्पेक्ट में नहीं देखेंगे, तब प्लस आई इफेक्ट के रेस्पेक्ट में देखेंगे। और इन दोनों में प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, 3 वाले का। तो 2 डिग्री के बाद 3 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री। ये कब की बात कर रहे हैं अपन, जब हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, होगा, तब तो अपन प्लस आई इफेक्ट को ज्यादा वो दिए ना इंपॉर्टेंस। तो ये कब होगा, C2H5 के केस में। CH3 के केस में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं मिलने वाला है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट प्रीडोमिनेट करेगा प्लस आई को। दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज्यादा बनेगी, 1 डिग्री वाले में। तो 1 डिग्री इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या ये, हाँ क्लियर है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि हमारा अल्किल ग्रुप कितना बड़ा है या छोटा है। छोटे में नो स्टेरिक हिंड्रेंस, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। बड़े वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, तो अब किसको इंपॉर्टेंस देंगे, प्लस आई इफेक्ट को। तो 3 डिग्री में 3 अल्किल ग्रुप है तो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। 1 डिग्री में 4 हाइड्रोजन है तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो ये ऑर्डर याद रखना, ठीक है, ओके। बाकी ये सिर्फ अपन ने इथिल के लिए नहीं लिखा है, सबके लिए यही है, सिर्फ मिथिल के लिए ये ऑर्डर है, बाकी सबके लिए ऑर्डर यही चलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक लाइन लिखना, बेसिसिटी, ये एक पॉइंट बना करके लिख लो, एरोमेटिक अमाइंस आर फार लेस बेसिक देन, एरोमेटिक अमाइंस आर
फार लेस बेसिक देन अमोनिया, फार लेस बेसिक देन अमोनिया, मतलब ये अमोनिया से भी कम बेसिक है। हमारे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एटलीस्ट अमोनिया से तो बेसिक थे, पर ये तो अमोनिया से भी कम बेसिक है। आर फार लेस बेसिक देन अमोनिया एंड एलिफेटिक अमाइंस, एंड एलिफेटिक अमाइंस। अब इसका रीजन क्या हो सकता है समझिएगा। एरोमेटिक अमाइन मतलब सबसे सिंपलेस्ट वाला तो हमारा एनिलीन है। एनिलीन में जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ना, वो चला जाएगा रेजोनेंस के लिए अंदर, तो यहां पे अवेलेबल ही नहीं, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है, तो कैसे डोनेट करेगा। एंड लुईस बेसिस आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, और इसका इलेक्ट्रॉन चला गया अंदर घूमने के लिए। ये वैसे ही हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, जैसा हमारा क्लोरीन वाला था, जैसा हमारा फिनॉल था, जैसा हमारा ईथर था, ये तीनों ऑर्थो पैरा थे। उसके बाद के जो अपन ने तीनों पढ़े वो हमारे मेटा वाले थे, ठीक है। हाँ, तो इसका रीजन लिख लो। दिस इज ड्यू टू द रेजोनेंस इन एनिलीन, this is due to the resonance in aniline, this is due to the resonance in aniline, because of which the lone pair of electrons, because of which the lone pair of electrons, because of which the lone pair of electrons on किसके पास है लोन पेयर, नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के पास ही तो, अमाइन में किसके पास होता है लोन पेयर, नाइट्रोजन। ऑन नाइट्रोजन एटम, on nitrogen atom gets delocalized over the benzene ring, over the benzene ring, and thus is less easily available, and thus is less easily available, and thus is less easily available। ठीक है। फिर जैसे हमने फिनॉल में देखा था, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में भी देखा था कि कैसे किसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहां पे भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इससे इनका एसिडिक नेचर चेंज हो रहा था। क्योंकि देखो इसमें इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जाना चाहिए ज्यादा। अगर एसिड के पास O में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है तो वो उसके एसिडिक नेचर को कम करता है, क्योंकि H पॉजिटिव निकल नहीं पाएगा आसानी से। यहां उल्टा है, यहां इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि लुईस बेसेस आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक नेचर को बढ़ा रहा था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक नेचर को कम कर रहा था। तो यहां पे भी बेसिक नेचर भी सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब आप लोग मुझे बताइए क्या होगा अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो उससे क्या होगा, बेसिस भी बढ़ेगी, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो अल्टीमेटली अमाइन पे भी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा तो ऑलरेडी अमाइन खुद एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये और खींच रहा है नीचे, तो उससे और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अमाइन पे कम हो जाएगी। समझ रहे हैं क्या। तो एक एक लाइन दोनों के लिए लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा। क्वेश्चन एक्चुअली ना बहुत सारे आपको बना के दे देगा स्ट्रक्चर, इनको बोलेगा कि अरेंज करो बेसिसिटी के टर्म्स में। तो आपको ये सब सारी चीज सारे फैक्टर एक साथ याद करने पड़ेंगे कि पहला फैक्टर क्या था, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया। उनका रीजन है कि उनके पास तो अल्किल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। अमोनिया के पास तो कोई अल्किल ग्रुप है ही नहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के लिए, तो कहां से उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो पहला चीज हमने यही डिस्कस किया था कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया। दूसरा हमने डिस्कस किया कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में कौन ज्यादा बेसिक होगा। तो उसके लिए अपन देख लिए कि छोटे अल्किल ग्रुप में 2 1 3, बड़े वाले ग्रुप में 2 3 1, ये वहां बात खत्म हो गई। फिर एरोमेटिक अमाइंस भी तो होते हैं, तो एरोमेटिक अमाइंस आर फार लेस बेसिक देन अमोनिया, और अमोनिया से कम है तो एलिफेटिक से तो कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। अरे हाँ है ना, एलिफेटिक तो वैसे भी अमोनिया से ज्यादा बेसिक थे ना, तो अगर जो एलिफेटिक्स जो अमोनिया से हार गया वो तो एलिफेटिक से हारेगा ही, जाहिर सी बात है, राइट, वो तो और ज्यादा आगे है ना। तो अब अमोनिया और एनिलीन में कौन ज्यादा बेसिक है, अमोनिया। ठीक है, अब एनिलीन के अंदर भी कंपैरिजन है कि अगर एक एनिलीन में यहां पर मैंने लगा दिया है NO2 ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, और एक मैंने लगा दिया एनिलीन में ही यहां पर, बताओ कोई एक ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे,
CH3 बेस्ट ग्रुप, ये डोनेट कर रहा है, दिस इज मोर बेसिक देन दिस। समझ गए क्या? तो मैं आपको 3 कंपाउंड दिया, मैंने आपको एनिलीन दिया ना, मैंने आपको इसका नाम क्या होगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन बोल दूं उसको, पैरा पे नाइट्रो एनिलीन, पैरा पे मिथिल एनिलीन। तो इन तीनों में क्या ऑर्डर होने वाला है, सबसे कम बेसिक कौन है तीनों में? हाँ NO2 वाला, वो एनिलीन से भी कम बेसिक हो गया, मतलब एनिलीन ऐसा नहीं कि सबसे कम बेसिक है, एनिलीन से भी कम बेसिक है। जब आप ऐसा ग्रुप लगा दो जो पहले से और इलेक्ट्रॉन खींचना चालू कर दे, तो वो और हमारे बेसिसिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। समझ रहे हैं क्या? तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहां लगा है ना, तो ये सबसे कम बेसिक होगा, उसके बाद फिर आएगा हमारा एनिलीन, और उसके बाद आएगा हाँ जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। समझ में आ रही के बाद? तो इन दोनों के लिए एक लाइन लिख लेते हैं, विथड्रॉइंग और डोनेटिंग वाले के लिए नीचे लिखना in general an electron donating group, in general an electron donating groups, in general an electron donating group such as CH3 comma OCH3 methoxy, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, OCH3 कॉमा NH2 एक्सेट्रा, अमाइन खुद भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ना, एक्सेट्रा, इंक्रीज द बेसिसिटी, सही लिख रहे हैं ना, इंक्रीज द बेसिसिटी while electron withdrawing groups such as electron withdrawing groups such as NO2 TN, हेलोजन भी है, हेलोजन अकेला रहेगा तो डोनेट करेगा, पर कोई साथ में तो खींच लेगा, तो बॉन्ड X कर देना, बॉन्ड X, फिर बॉन्ड COOH कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेट्रा, decrease the basicity of amines, decrease the basicity of amines, decrease the basicity of amines। हाँ एल्डिहाइड में भी ये, जिसके पास एक कार्बोनिल कार्बन आ गया ना, तो ये ऑक्सीजन, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ही, तो बदले में ये किससे लेगा, बेंजीन रिंग से, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तीनों हमारे एल्डिहाइड भी, कीटोन भी और एसिड भी, तीनों मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तीनों के तीनों। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन उनके साथ एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा हुआ है, ऑक्सीजन उनसे खींचेगा, ये इससे खींचेंगे रिंग से। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई केमिकल प्रॉपर्टी में बेसिक नेचर। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी लिखेगा, सेकेंड प्रॉपर्टी हाँ अल्काइलेशन, अल्काइलेशन सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड रिएक्शन लिख रहे हैं अल्काइलेशन, ALKYLATION, अल्काइलेशन यानी कि अल्किल ग्रुप ऐड करना। तो एक अल्किल ग्रुप को ऐड करने से क्या होगा, एक 1 डिग्री 2 डिग्री बन जाएगा, एक 2 डिग्री 3 डिग्री बन जाएगा, यही तो अल्किल ग्रुप का एडिशन। आर जोड़ते जाओ ना, तो पहले RNH2 था, उसमें एक R जोड़े तो R2NH बन गया, वो बन गया आपका 2 डिग्री, R2NH में एक और R जोड़ दिए तो बन गया वो 3 डिग्री। तो इसमें हाइफन डाल के लिखेगा द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एन अल्किल ग्रुप, अल्काइलेशन क्या होता है समझते हैं, अपन फिडल क्राफ्ट में भी पढ़े हैं, ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी ग्रुप में अल्किल ग्रुप को जोड़ दिया गया हो उसको अल्काइलेशन बोलेंगे, और एसिलेशन का मतलब क्या हो, जिसमें एसिल ग्रुप को जोड़ दिया गया हो उसको एसिलेशन बोलेंगे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एन अल्किल ग्रुप, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एन अल्किल ग्रुप इनटू एनी मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, into any molecule is called, into any molecule is called alkylation, into any molecule is called alkylation। ये अपन ने पीछे भी किया है, आप लोग वो देखे थे ना, अपन ने एक रिएक्शन लिए थे हॉफमैन, हाँ एग्जैक्टली हॉफमैन्स अमोनोलिसिस में, कि जहां आपने शुरुआत की थी अमोनिया की किसके साथ, अल्किल हालाइड के साथ, यहां भी अल्किल हालाइड ही लेंगे, और वहां देखे थे ना कि अगर अल्किल हालाइड एक्सेस में होगा तो क्वार्टरनरी तक जाएंगे, और अगर अमोनिया एक्सेस में होगा तो 1 डिग्री अमाइन हमारे मेजर प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि आर अगर ज्यादा है तो एक एक करके आर रिप्लेस करते जाएगा ना सारे हाइड्रोजन्स को, तो पहले 1 डिग्री बने,
अभी भी हमारे पास बहुत सारे अल्किल हाइलाइट्स पड़े हुए हैं, तो वो अल्किल हाइलाइट्स फिर और एक एक करके हमारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करते चलेंगे। वो 2 डिग्री बन जाएगा, फिर 3 डिग्री बन जाएगा, लास्ट क्या था हमारा क्वार्टरनरी, वहां तक चला जाएगा R4। ठीक है, तो इसमें हाइफन डाल के लिखो ऑल दी 3 क्लासेस ऑफ अमाइंस, all the 3 classes of amines undergo alkylation, all the 3 classes of amines undergo alkylation through nucleophilic substitution reactions on through nucleophilic substitution reactions on alkyl halide on alkyl halide on alkyl halide on alkyl halide। ठीक है, लिख लो ये रिएक्शन एक, इसके बाद के 2 रिएक्शन लिखेंगे। 2 डिग्री के साथ वापस से अल्किल हाइलाइड लो और 3 डिग्री बनाओ, फिर 3 डिग्री के बाद एक और बार अल्किल हाइलाइड लो और क्वार्टरनरी सॉल्ट बना दो। सेम रिएक्शन रिपीट करना है, बस एक एक अल्किल ग्रुप राइट साइड में बढ़ाते जाना, अल्किल हाइलाइट बार बार यही लेना है, तो ऐसे करके आपका क्वार्टरनरी तक पहुंच जाएगा। बना सेकेंड, प्रोडक्ट में एक H कम कर देना, एक इथिल ग्रुप बढ़ा देना, अगले का प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH2 का थ्राइस N प्लस HBr। एंड लास्ट स्टेप में इसी को लेना, और इसी को ले लो ना अगले वाले में, ये आपका जो प्रोडक्ट है ये अगले वाले के लिए क्या हो जाएगा रिएक्टेंट, और ये सेम रहेगा हमारा अल्किल हाइलाइड। फिर ये जो प्रोडक्ट बना है ये अगले रिएक्शन के लिए हो जाएगा रिएक्टेंट प्लस अगेन अल्किल हाइलाइड, और फाइनली बनेगा हमारा क्वार्टरनरी। अब HBr मत बनाना लास्ट वाले में, है ना, H बचा ही नहीं, कहां से आएगा HBr, सुन रहे हैं क्या? तो सॉल्ट ही बना लेना, CH3 CH2 का होल 4, जैसे NH4 नहीं होता अमोनियम आयन, वैसे ये भी है NH4 अमोनियम आयन, ये तो जानते हैं ना NH4 अमोनियम आयन, चारों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, 4 क्या आ गए अल्किल ग्रुप आ गए हैं, N रहेगा और साथ में Br नेगेटिव, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, जैसे अपन NH4Cl पढ़ते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा इथिल अमोनियम ब्रोमाइड। क्या नाम हो जाएगा लास्ट वाले का? टेट्रा इथिल अमोनियम ब्रोमाइड। ये है ना, 4 है ना, टेट्रा इथिल अमोनियम ब्रोमाइड। डन। सेम रिएक्शन हम एनिलीन के साथ भी करवा सकते हैं, एनिलीन लेकर के सेम रिएक्शन अल्किल हाइलाइड ले लो और वो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अल्किल हाइलाइड तो SN2 देगा ना, ये सब SN2 तो हो रहा है, SN2 है कि SN1 है? SN2 सिंगल स्टेप में होगा, बैक अटैक होगा, और हमारे सारे 1 डिग्री हाइलाइड है। ये 1 डिग्री है कि नहीं, कि 2 डिग्री है? 1 डिग्री है ना, क्योंकि जिस कार्बन पे ये हाइलाइट लगा हुआ है वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री हाइलाइट है, और 1 डिग्री हाइलाइट वाले तो आराम से SN2 देते हैं, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, ओके, चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी लिखना, सॉरी थर्ड प्रॉपर्टी, पहला तो हमारा बेसिक नेचर हो गया, सेकेंड हो गया अल्काइलेशन, थर्ड लिखेगा एसिलेशन। एसिलेशन, एसिलेशन, एसिलेशन। तो इसमें एसिल ग्रुप ऐड करेंगे, हमारा एसिल ग्रुप क्या होता है? RCO को एसिल ग्रुप बोलते हैं। हाँ, अमाइड, हाँ RCO जुड़ेगा ना, हाँ अमाइड बन जाएगा, लिख लो इसमें नीचे, क्योंकि पहले से हाँ NH तो है ही वहां पर, ठीक है, अमाइड बनेगा। देखो इसमें हाइफन डाल के, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एन एसिल ग्रुप, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एन एसिल ग्रुप ACYL, ये होता है एसिल ग्रुप। सिर्फ R होता है अल्किल, CO लग गया, ये बन गया एसिल ग्रुप। द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एन एसिल ग्रुप, ब्रैकेट में आप ये लिख लेना RCO।
into any molecule is called acylation. Into any molecule is called acylation. Acylation किससे करवाते थे? हाँ, दो है ना, एक तो आप RCOCl ले लो एसिल क्लोराइड से, ये है ना RCO, मिल जाएगा यहां से, या फिर हमारा जो एनहाइड्राइड है उसके पास भी RCO होता है, कैसे? RCO और एक कॉमन O, याद है? अरे एसिड एनहाइड्राइड है, वही कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव था ना, ये 4 डेरिवेटिव पढ़ते थे ना, एक ये, दूसरा ये, तीसरा एस्टर और चौथा अमाइड। चारों डेरिवेटिव याद रखेंगे किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड के, जहां पे अपन कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हटाते जाते हैं और नया ग्रुप फिट करते जाते हैं। OH हटा के तो Cl लगा है, OH हटा के तो ये ग्रुप लगा है, और एस्टर में RCO, OH हटा के OR लगा है, और अमाइड में RCO, OH हटा के क्या लगा है? NH2। तो ऐसे हमारे 4 डेरिवेटिव थे कार्बोक्सिलिक एसिड के, उसी के ये दोनों डेरिवेटिव में से RCO ग्रुप आ सकता है। समझ रहे हैं क्या? तो आइदर यू कैन टेक एसिल क्लोराइड और यू कैन टेक एसिड एनहाइड्राइड, दोनों से ही हमें एसिल ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, हाइफन डाल के लिखो इसमें नीचे। 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमाइंस, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमाइंस, ब्रैकेट में लेना, not 3 degree because they do not contain, not 3 degree because they do not contain क्या? 3 डिग्री के पास क्या नहीं होता है? हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम ऑन द नाइट्रोजन एटम। 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमाइंस, ब्रैकेट में not 3 डिग्री because they do not contain हाइड्रोजन, है ना, ब्रैकेट क्लोज कर देना। अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एसिलेशन, undergo nucleophilic acylation when treated with acid chlorides। जिसको डाउट हो एसिड क्लोराइड क्या होता है, ब्रैकेट में RCOCl लिख लेंगे। एसिड क्लोराइड्स कॉमा एसिड एनहाइड्राइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स, ब्रैकेट में सेकेंड वाला RCO का ट्वाइस, बाहर O, एसिड एनहाइड्राइड्स, और एस्टर्स, एस्टर्स भी हो सकते हैं ना, और एस्टर्स RCOOR, RCOOR और एस्टर्स टू फॉर्म N substituted amides, to form N substituted amides, N substituted amides। ठीक है, चलो 1 डिग्री का रिएक्शन लिखते हैं इसका। एसिल क्लोराइड ले लो RCOCl, RCOCl विथ 1 डिग्री अमाइड RNH2। ठीक है, तो दोनों में से ना HCl रिमूव कर देना। अब यही कारण है कि क्यों R3N नहीं दे पा रहा है, देखिए R3N के पास H है ही नहीं, तो HCl कैसे रिमूव होगा? तो यहां से आपको HCl रिमूव करना है, जो बचेगा उसको जोड़ देना। क्या बचेगा? RCO, उधर से NHR, RNH मत जोड़ देना, है ना, NHR, और निकला क्या है? HCl। ठीक है, तो ये आपका 2 डिग्री अमाइड हुआ ना। अपने अमाइड में भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री देखा था ना, सिर्फ अमाइंस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं होते हैं, अमाइड भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकते हैं। जैसे ये RCONH2 होता तो ये 1 डिग्री अमाइड था, यस और नो? इसमें से एक H हटा, उसकी जगह R आ गया, तो ये हो गया 2 डिग्री अमाइड। जो एक H और बचा है ये भी हटा दोगे, इसकी जगह भी अगर R आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री अमाइड। ठीक है, इसमें लिखा है अपन N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स। ठीक है, चलो सेम रिएक्शन 2 डिग्री का भी कर लो, जनरल रिएक्शन लिख लो बस। सेम रिएक्शन 2 डिग्री के साथ, 2 डिग्री अमाइन के साथ लिखिए जल्दी। सेम काम करना है, HCl रिमूव करना है।
बना क्या? 2 R आगे हो गए ना, एक BN एक BH नहीं बचा होगा हमारे अमाइड के पास, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है क्या देखना, RCONR2 NR2 प्लस यहां पे भी एक HCl, ठीक है। सेम रिएक्शन ना एक एनिलीन के साथ भी कर लो, एनिलीन करो जल्दी से। एनिलीन में आपको COCH3 जोड़ना है, या RCOCl ही ले लो, या फिर एक एग्जांपल लेना है तो ये ले लो, ठीक है। एनिलीन, सेम काम, HCl रिमूव करो और जहां से रिमूव किए वहीं से जोड़ना। इसलिए यहां अपन ने R से नहीं जोड़ा ना, क्योंकि H निकला NH से है, इसलिए जुड़ा भी जाके NH ही है, ठीक है। यहां भी वही होगा, NH में ही COCH3 जोड़ देना, एसिलेशन। इसको आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ वो मत करना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी एसिलेशन कराते हैं ना, फ्रिडल क्राफ्ट वाला। उसके लिए कंडीशन क्या होती है हमारी, एनहाइड्रस AlCl3 लेना पड़ता है, पहला चीज है ना। इसलिए ये सीधा यहीं पर अटैक हुआ है, यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं, ऑर्थो या पैरा या मेटा पे। ये तो ऑर्थो पैरा ग्रुप होगा ना। एनिलीन में NH2 तो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पहले से लगे हुए हैं बेंजीन रिंग में, वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां डायरेक्ट करते हैं, ऑर्थो एंड पैरा पे। तो ये भी वही करेगा, ठीक है। पर ये भी फिडल क्राफ्ट नहीं देगा, जैसे अभी अपन ने पीछे तीनों वाले फिडल क्राफ्ट नहीं दे रहे थे, ये भी नहीं देगा, क्योंकि ये खुद बेस है और वो एसिड है। एनहाइड्रस AlCl3 क्या है, एक लुइस एसिड, और ये क्या है, एक लुइस बेस। तो ये भी फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एसिलेशन नहीं देगा, नॉर्मल अल्काइलेशन एसिलेशन दे रहा है ना, नॉट फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। मतलब वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा अपने रिंग में, फ्रिडल क्राफ्ट वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक और रिएक्शन लिखना, ये लिख लिया पूरा कंप्लीट किया ना रिएक्शन, इसको प्लस HCl और बेंजीन रिंग में एक H हटा के NH में ही COCH3 जोड़ देना है, ठीक है। ओके हाँ चलो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिख लेते हैं पहले। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फोर्थ है ना ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें हाइफन डाल के लिख लेंगे। दिस रिएक्शंस is shown by this reaction is shown by aromatic amines, ये वाला सब तो एरोमेटिक ही शो करते हैं ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दिस रिएक्शन इज शोन बाय एरोमेटिक amines, full stop. The NH2 group strongly activates, the NH2 group strongly activates, the NH2 group strongly activates, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो 3 पोजीशन को एक्टिवेट करेगा, दोनों ऑर्थो और एक पैरा। strongly activates the aromatic ring, the aromatic ring through delocalization of, through delocalization of, through delocalization of lone pair of electrons on nitrogen, delocalization of lone pair of electrons on nitrogen. Full stop. As a result, as a result, as a result, electron density increases, as a result, the electron density increases more at O and P positions, more at O and P positions, ortho and para, ortho and para, O and P positions. Therefore, NH2 group, therefore NH2 group is an ortho-para directing group. NH2 group is a ortho-para directing group. ठीक है, चलो पहला रिएक्शन लिख लो उसका, हेलोजिनेशन।
स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, जैसे हमारा फिनॉल भी था ना, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग था। याद है अपन ब्रोमिनेशन करवाए थे तो तीनों जगह पे ब्रोमीन लग गया था। क्या लिए थे? ब्रोमीन सिंगल, हाँ, ब्रोमीन वाटर लिए थे तो तीनों जगह पे लग गया था, तो उसको ठीक करने के लिए क्या लिए थे? हाँ, ब्रोमीन इन CS2 लिए थे, जिससे अपन को मोनो सब्स्टिट्यूटेड वाला कंपाउंड मिले। ठीक है, तो ये भी वही करेगा। फर्स्ट लिख लो, पहला हेलोजिनेशन, फर्स्ट हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन हाइफन डाल के लिखो, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 group, halogenation of amines, due to the strong activating effect of the amino group, halogenation of amines occurs very fast. Halogenation of amines occurs very fast, and the halogen enters, occurs very fast, and the halogen enters, and the halogen enters the para, the para, and both the ortho positions, and both the ortho positions, para and both the ortho positions, even in the absence of a catalyst, even in the absence of a catalyst, even in the absence of the catalyst। वरना जब हम हैलोजिनेशन भी करवाते हैं ना, Cl2 ऐड कराओ या Br2 ऐड कराओ, तो आपको साथ में AlCl3 लेना पड़ता है जब हम ये करवाते हैं एज अ कैटलिस्ट, हैलोजन कैरियर। यही तो हैलोजन को निकाल के लेके जाएगा, वरना Cl2 अकेला रहेगा तो Cl प्लस कैसे बाहर आएगा? यही तो इलेक्ट्रोफाइल है ना। देखो हमने Cl माइनस पढ़ा कि Cl माइनस होता है HCl में से, जब डिसोसिएशन होता है तो H प्लस और Cl नेगेटिव बनता है, पर Cl प्लस हम पहली बार यहीं पर पढ़े इलेक्ट्रोफाइल, पर उसको निकालता कौन है? ये AlCl3 जाकर के Cl प्लस को अलग करता है। ठीक है, तो यहां पर बिना AlCl3 के भी आपका रिएक्शन हो जा रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा आपका ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है NH2। ठीक है, तो एग्जांपल लिख लो, ले लो एनिलीन, ले लो एनिलीन, एनिलीन एंड Br2, एनिलीन, एनिलीन प्लस Br2, तो ये चला जाएगा तीनों जगह पर। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ एनिलीन या अमाइन ग्रुप, Br enters into all the ortho and para positions। ठीक है, बदले में क्या बनेगा है जी? कितने HBr? 3 HBr ना, क्योंकि तीनों जगह से हाइड्रोजन निकला है ना, तो 3 HBr बनेगा, पर उसके लिए Br भी तो आना चाहिए ना, तो कितना लेंगे यहाँ पे? 6 की 3, अब वो 6 हो जाएगा ना, 3 2 6। ठीक है, डन। अब इसमें भी मोनो वाला बनाना है ना, क्योंकि हर बार जरूरत हमको ट्राई वाले की थोड़ी ना पड़ेगी, मोनो वाला भी चाहिए। मोनो वाला मतलब आइदर ऑर्थो और पैरा, जिसमें हमको पता है मेजर वाला। इफ, नेक्स्ट लाइन में लिखना, if a monohalogenated derivative is required, if a monohalogenated derivative is required, ये लाइन समझ में आ रही है ना क्या लिख रहे हैं अपन? एक एक वर्ड का मीनिंग समझ में आना चाहिए। मोनोहैलोजिनेटेड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एनिलीन जिसमें एक ही जगह हैलोजन लगा हो। क्या क्या लिखे? इफ अ मोनोहैलोजिनेटेड डेरिवेटिव इज रिक्वायर्ड, comma, the amino group is first acetylated, the amino group is first acylated, acetylated, sorry, acetylated, ACETLYATED, मतलब पहले उसका एसिटिलेशन करवाएंगे। The amino group is first acetylated and then halogenation of the ring is carried out, and then
halogenation of ring is carried out, and then halogenation of the ring is carried out, and then the halogenation of the ring is carried out to obtain monohalogenated derivative. To obtain monohalogenated derivative. To obtain a monohalogenated derivative. मतलब पहले क्या कर रहे हैं, फर्स्ट हमने एनिलीन का क्या करवा दिया, एसिटिलेशन. एसिटिलेशन के लिए भी पढ़े थे ना, दो रिएक्शन, CH3 COCl यूज करो या फिर एसिड एनहाइड्राइड, दोनों में से कुछ भी यूज करते थे. तो लेट्स टेक एसिड एनहाइड्राइड, CH3CO, O कॉमन दोनों के लिए, CH3CO, ये हो जाएगा. तो ये तो अभी अपन पढ़े ना पीछे, अल्काइलेशन भी पढ़े और एसिटिलेशन भी पढ़े. और ये कहां होता है, सीधा H पे. मैंने उस समय यही बताया था आपको कि ये मत सोचना कि ये हमारा ऑर्थो और पैरा पे जाने वाला है, बिना उसके करवा रहे हैं ना AlCl3 के, और वैसे भी ये फिटलक्राफ्ट देता नहीं है. ठीक है, चलो आगे. तो क्या हो जाएगा बताइए मुझे, प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या कर दे यहां पे. देखो वहां पे अपन CH3COCl लिए थे, तो मैंने क्या रिमूव करवाया था, H और Cl. अब यहां क्या रिमूव होगा, एक H और ये पूरा, यानी कि एसिटिक एसिड. क्या रिमूव होगा, यहां लिख दो ऐसा, समझ रहे हैं क्या. हाँ, क्या बनेगा जल्दी बताइए, NH और, आप बोलो ना, जोर से बोल दो थोड़ा सा, COCH3. ये हो गया एसिटिलेशन. सुन रहे हैं क्या. एक्चुअली अपन क्या कर रहे हैं पता है, मतलब हमको पता है कि एनिलीन तो बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग वाला ग्रुप है ना, तो उसमें ब्रोमिनेशन कराने का नतीजा हमने देख लिया कि तीनों जगह जाके ब्रोमीन अटैच हो गया. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा बिजी रख रहे हैं इसके साथ. इसको कहते एक तरह से समझ लो कि मास्किंग कर दिया हमने, ब्रोमीन के साथ धोखा कर रहे हैं अपन, कि पहले बोल दिए कि ये तो एनिलीन है ही नहीं, ये तो हमारा एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है. यही तो है, ये अमाइड है कि नहीं है ना, अमाइड है. तो ब्रोमीन को धोखा हो गया, ब्रोमीन आ गया ऐड होने. ठीक है चलो, क्योंकि वो एनिलीन से डर रहा था, क्योंकि एनिलीन तीनों जगह फेंक देता है मेरे को, है ना. तो अब ये आ गया इधर, तो इधर आकर के ये तो उसको दो ही जगह फेंकेगा, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे, है ना. और अब अपन क्या किए पता है, मुंह धो दिए. किससे, पानी से, हाइड्रोलिसिस. ऐसा लिख के नहीं आना मुंह धो देंगे करके, है ना. तो मुंह धो दिए, जैसी जैसी मुंह धोए क्या हुआ, इनका ये जो मुखोटा था ना वो हट गया. ये मैं तो एनिलीन हूं, मेरे साथ धोखा हो गया. समझे क्या, अरे हाँ या ना. ऐसे तो याद रखोगे ना, जो कैसे याद रखोगे, ऐसे तो याद हो नहीं रहा है, तो कैसे तो याद रखना पड़ेगा ना. ठीक है, तो मास्किंग किए फिर हटा दिए. और साथ में क्या बनेगा, हाँ, वो एसिडिक एसिड बाहर हो जाएगा ना. ठीक है, देखो ना, एक एसिड एसिड वहां बाहर किए, एक यहां बाहर कर दिए, यही दोनों को मिला के तो ये बना था. नहीं, टू ना, क्योंकि दोनों से निकला है. ठीक है, चलो नाइट्रेशन करते हैं. सेकंड, क्या हो गया, नहीं आया ये पसंद तरीका याद करने का, तो अपने तरीके से याद कर लो. नाइट्रेशन, चलो नाइट्रेशन. नाइट्रेशन के लिए क्या लेते हैं, नाइट्रिक एसिड लेते हैं, साथ में H2SO4. इनको नाइट्रेटिंग एजेंट बोलते हैं, क्योंकि ये नाइट्रो ग्रुप दे रहा है हमें. ठीक है, देखो नाइट्रेशन सेकेंड रिएक्शन इसी के अंदर है ना. इलेक्ट्रोफिलिक में 3 पढ़ने वाले हैं, एक हो गया हेलोजिनेशन, सेकंड पढ़ रहे हैं नाइट्रेशन. लिखो नाइट्रेशन में, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन
नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन in the presence of nitric acid and H2SO4, in the presence of nitric acid and H2SO4, in the presence of nitric acid HNO3 and H2SO and H2SO4 gives a mixture of पैरानाइट्रोएनिलीन अभी पीछे कहीं बनाए थे क्या? पैरानाइट्रोएनिलीन कहीं बनाए थे क्या पीछे? आज कब बनाए थे? बेसिसिटी कंपैरिजन कर रहे थे कि एनिलीन में कोई अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाएगा तो हमारी एसिडिक नेचर, सॉरी बेसिक नेचर को कम कर देगा, राइट? नहीं बनाए थे क्या? हाँ मैं बनाया था, मैं तो पूछ रहा हूं, मैं बनाया था, आप लोगों ने लिखवा दिया था ना मैंने। हाँ ठीक है, तो क्या लिखे? पैरानाइट्रो एनिलीन एंड मेटानाइट्रोएनिलीन, पैरानाइट्रोएनिलीन एंड मेटानाइट्रोएनिलीन। मेटा बन रहा है देखो अब, तो ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप था ना, तो मेटा कैसे बन गया? ठीक है, तो इसका रीजन लिखेंगे नीचे, पहले आप रिएक्शन लिख लो। ऐसे क्या लिखे? पैरानाइट्रोएनिलीन एंड मेटानाइट्रोएनिलीन in 1:1 ratio, in approximately 1:1 ratio, in approximately या in 1:1 ratio approximately, ठीक है, in approximately 1:1 ratio। चलो रिएक्शन लिखो तो जल्दी से बना लो, एनिलीन बनाओ जल्दी, एनिलीन बनाए प्लस HNO3, लिख लिया HNO3, और एरो के ऊपर H2SO4 भी लिख देना, है ना? डन। हाँ क्या बनाना है? दो, एक ऑर्थो वाला, सॉरी एक पैरा वाला, फिर एक मेटा वाला, और एक ऑर्थो वाला ही बनाओ, उसमें सबसे कम परसेंटेज लिखेंगे, है ना? लिखना जल्दी से, पहले पैरा वाला, पैरा नाइट्रो एनिलीन, फिर एक आपका मेटा वाला, मेटा नाइट्रो एनिलीन, लास्ट ऑर्थो वाला ही बना लो, सबसे कम परसेंटेज में वही है पर बनेगा, ठीक है? तीनों के नीचे परसेंटेज लिख लो, इसमें लिख लो 51% पैरा वाले में, मेटा वाले में लिख लो 47%, इसके लिए कितना बचा? 2%, ठीक है, 2%। अब इसका रीजन लिखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, मेटा वाला क्यों बना, लिखो नीचे रीजन। The reason for the formation of unexpected पैरानाइट्रोएनिलीन, हाँ चलो ठीक है, जिंदा हो, मेटानाइट्रोएनिलीन, वही अनएक्सपेक्टेड है ना भाई, हम तो ऑर्थो पैरा सोच के बैठे थे, तो मेटानाइट्रोएनिलीन इज दैट मेटा कर लिए ना सब, इज दैट अंडर स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन, अंडर स्ट्रांगली दोनों एसिड है ना, HNO3 भी एसिड, H2SO4 भी एसिड, और दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड, तो अंडर स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन, कॉमा, most of the aniline is converted into, ये तो बेस है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा किससे? एसिड से। most of the aniline is converted into anilinium ion, यानी कि एनिलीन के पास एक H+ आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? इतना तो है ही, NH3+, इसको बोलेंगे एनिलीनियम आयन, ठीक है, एनिलीनियम आयन। एंड सिंस इस ग्रुप का सिंबल बना देना, एंड सिंस
NH3 plus is a meta directing group, is a meta directing group. ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है। NH2 इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, बट ये क्या है, अब इसके पास लोन पेयर कहां बचा, जो लोन पेयर था उसके साथ तो इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाई ना H के साथ, H प्लस के साथ। ये कैसे बना होगा, H प्लस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर। अरे जैसे अमोनियम आयन बनता है NH4 प्लस, अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, ये H प्लस के साथ क्या बना लेता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे हाइड्रोनियम आयन बनता है, वाटर के पास, ऑक्सीजन के पास है एक लोन पेयर, और वो चला जाता है H प्लस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो वैसे ही एनिलीन भी H प्लस के साथ क्या बना रहा है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, रिजल्टिंग इनटू एनिलीनियम आयन, और ये एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो एनिलीनियम आयन which is a meta directing group, and therefore meta nitroaniline is obtained. And therefore meta nitroaniline is obtained, ठीक है। पर अगर हमको नहीं चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, है ना। तो नेक्स्ट लाइन में लिखना, टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम वी विल फर्स्ट कैरी आउट, जैसे अभी किए थे ना इसको मास्किंग टाइप का, we will first carry out, we will first carry out acetylation of aniline, we'll first carry out acetylation of aniline followed by nitration, followed by nitration, followed by nitration, ठीक है। लिखोगे क्या रिएक्शन पूरा, शुरुआत करो एनिलीन से, पहले उसका एसिटिलेशन करवा दो, फिर उसके साथ धोखा करना, फिर मुंह धो देना, सेम पूरा प्रोसेस सेम होगा, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा वाला बनेगा, एक बार पैरा पे लगाना नाइट्रो, एक बार ऑर्थो पे लगाना नाइट्रो, ठीक है। जल्दी देखो पूरा रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे यहां तक तो स्टेप सेम है ना, यहां तक स्टेप सेम है कि नहीं। इसके लिए आप CH3CO भी COCl भी यूज कर सकते हो ना, जरूरी नहीं आप एसिड एनाइड्राइड यूज करो। एसिटिलेशन कराने से मतलब है इससे कराओ या इससे कराओ, एक ही मतलब है, ठीक है। फिर इसकी जगह क्या लिखोगे, हाँ वेरी गुड, HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ, तो इनकी जगह क्या आ जाएगा, NO2, इनकी जगह आ जाएगा NO2, और फिर यहां पे भी इनकी जगह क्या आ जाएगा, NO2। हो गया, ऑर्थो पैरा वाला बन गया, जिसमें पैरा वाला मेजर, ऑर्थो वाला माइनर। क्लियर है ये रिएक्शन, तो दोनों याद रखेंगे ना कि अगर इसका ज्यादा एक्टिवेटिंग होने के कारण हमको ये काम करना पड़ रहा है ना, कि फर्स्ट एसिटिलेशन फॉलोड बाय जो भी करवा रहे हैं ब्रोमिनेशन या नाइट्रेशन, ठीक है। डन। थर्ड लिख लो, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, ये लास्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन, उसके बाद फ्रिडल क्राफ्ट तो ये देगा नहीं, उसके लिए बस नोट में लिख देंगे क्यों नहीं देगा, ठीक है। सल्फोनेशन, चलो उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में डाईएसओ भी कर देंगे, है ना, इसी चैप्टर का पार्ट है ना डाईएसओ भी, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स।